वर्ष की बुधवार की तीसरी क्लास में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आगे क्लास प्रारंभ करें इसके पूर्व सीधे प्रयागराज हेडक्वार्टर से प्रार्थना करेंगे, जिसके लिए हमारी टीम वहां तैयार है। हम आमंत्रित करते हैं रीता पांडे, अंशु अग्रवाल और उषा बनवाल जी को ओम और प्रार्थना के लिए। आप सभी भी इसमें अवश्य जुड़े। सर्वप्रथम आज की क्लास शुरू करने से पहले हम लोग अपनी स्पाइन को सीधी करेंगे और ज्ञान मुद्रा बनाकर 3 बार ओम शब्द का पारायण करेंगे। उसके बाद संस्थान की प्रार्थना को शुरू करेंगे। वह शक्ति हमें दो दयालु दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें दो दयालु दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयालु दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। हम दीन दुखी निबलो विकलो के सेवक बन संताप हरे। जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद कर जाए। वह शक्ति हमें दो दयालु दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से नित दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुच प्रेम सुधारत बरसावे। वह शक्ति हमें दो दयालु दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयालु दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयालु दे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे क्लास प्रारंभ करें इसके पूर्व खेमका सर की एक प्रेरक कविता, जो उनकी पुस्तक इस ज्ञान कलश से ली हुई है। एक बोध काफी है योग के लिए। बहुत अद्भुत कविता है जो हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। बड़े भाग्य से शुभ दिन आया, सबने मिलकर जश्न मनाया।
युगों युगों से भटक रहे थे, सदगुरु ने हमको अपनाया। एक बोध काफी है योग के लिए, एक सूत्र काफी है योग खोज के लिए। राहों में नहीं उलझें, चलने से पहले एक राह काफी है उपयोग के लिए। जग से नाता जब जोड़ते जीवन यूं ही चुक जाता, और शाश्वत से नाता जब जोड़ते हर क्षण उत्सव हो जाता। तो निश्चित रूप से हमारे संस्थान के प्रेरणा स्रोत महर्षि खेमका सर इस जीवन जीते हुए भी शाश्वत से जुड़े रहे, और हम सबके बीच इन पुस्तकों में जो 24 टेटाइज वांग्मय के स्वरूप में ज्ञान हमको देके गए, उसके साथ हम सबसे अनंत समय तक जुड़े रहेंगे। तो आइए हम आमंत्रित करते हैं एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज के अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी अग्रवाल सर को आज की क्लास के लिए। Am I audible? Yes, sir. You are audible, sir. धन्यवाद अनिल जी। और सर्वप्रथम सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं और नमन करता हूं, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत दायित्व है और कि मैं इस कार्यशाला में प्रवेश करने से पूर्व जिनका ये दूरदृष्टि, सोच और विजन था, वो है परमात्मा की शक्ति, असीम शक्ति से ओतप्रोत इस दिव्य एक्यूप्रेशर के प्रेरणा स्रोत आदरणीय खेमका जी। मैं उनको साष्टांग नमन करता हूं आपके साथ संवेद रूप से, और ये प्रयास करने का निश्चित रूप से संकल्प है जिसे हम निर्वाह करने का प्रयास करेंगे। मित्रों, इस डिवाइन थेरेपी, एक्यूथेरेपी के लिए कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं हम लोग आपके साथ लेकर आए हैं। रीजनल डायग्नोसिस की पीपीटी 2 से कुछ पेजेस हमने एक्सप्लेन किए थे, लेकिन उसके पीछे जो दिव्य शक्ति है वो त्रिस्कंधात्मक है, त्रयात्मक है, त्रिसूत्रात्मक है। बार बार ये महामंत्र मेरे मन और मस्तिष्क में, कानों में गूंजता रहता है और मन को आह्लादित करता रहता है। हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्तातुरपरायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम यम पितामह ददर्श बुधामहे। ये वो अद्भुत ज्ञान है जो कि त्रिकालदर्शी और त्रिकाल के लिए परमात्मा द्वारा सृजित हुआ है। ये निश्चित रूप से हमें आज के युग में, जहां पर सब कुछ कठिन है, जीवन यापन कठिन है, दुर्लभ है, और कहने को सुख साधन असीमित हैं, साधन ही असीमित है, लेकिन सुख असीमित है। और ये सुख आयु की परिकल्पना जो आयुर्वेद में की गई थी, वो दुख आयु के आगमन पर सुख आयु की खोज आयुर्वेद और एक्यूथेरेपी, जिसमें पूर्वी विज्ञान चाइनीज से लेकर सुजोक, यौगिक, और फिर उस पूर्वी विज्ञान को पाश्चात्य जगत ने डॉक्टर वॉल की अगुवाई में जो स्वीकार किया,
और उसके पश्चात उस अनादि और आदि प्रारंभिक ज्ञान जहां से सब कुछ प्रारंभ हुआ था, उत्पत्ति हुई थी, सृजना हुई थी, वो है आयुर्वेद। इसलिए समवाय के रूप में इंटीग्रेटिव एक्यूथेरेपी, जिसमें हमें जब जब हम चर्चा करेंगे तो एक्यूपंक्चर, चाइनीज एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर के नियमों को की उपेक्षा नहीं कर सकते और सुजोग को कहीं से भी दरकिनार नहीं कर सकते। फिजियोलॉजी एनाटॉमी का सिलसिला तो अब आपने देखा होगा कि वेस्टर्न सिस्टम के अनेक विभूतियां इस सिस्टम को अध्ययन करके और ये जानने का प्रयास किया गया है कि बिना मेडिसिन के, बिना मशीनों के डायग्नोसिस के किस प्रकार से प्रारंभिक डायग्नोसिस यूरिन, सीबीसी और स्टूल के माध्यम से हम कहां तक पहुंच सकते हैं। आज की विभीषिका जो है मेडिकल साइंस की, महंगी महंगी जांच, महंगी महंगी मेडिसिन और परिणाम जो है, जितना इफेक्ट है उतना साइड इफेक्ट भी। इन बातों से, त्रियात्मक स्थिति से, इसकी विभीषिका से लोग परेशान हैं और स्वयं डॉक्टर्स मेडिकल फ्रेंडली अपने की साधना के लिए पूर्ण और पूरे विज्ञान की तरफ आशाओं से देख रहे हैं। तो ये बात जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वो निश्चित रूप से उसी त्रियात्मक स्थिति का एक महत्वपूर्ण अंश है। आपने पिछली बार देखा कि मस्तिष्क, बल्कि हेड के अंदर स्वयं हेड त्रियात्मक स्थिति से युक्त है। त्रियात्मक संरचना से युक्त है। उसके अंदर जो है पर कंप्यूटर है और उसका कार्य है। हम इन त्रियात्मक का सुपर कंप्यूटर का शरीर की साधना के लिए 3 महासूत्र हैं जो चर्चा मैं बार बार करता हूं और पुनः यहां दोहराऊंगा। प्रथम सूत्र है करस्पॉन्डेंस, तुल्यता। और ब्रह्मांड की पिंड से और पिंड के ब्रह्मांड के विभिन्न भागों से, पिंड के विभिन्न भागों से और पिंड में ही समग्रता और विभिन्न भागों के सूक्ष्म भागों का वर्णन और उसकी तुल्यता, करस्पॉन्डेंस प्रत्येक स्तर पर देखना ही, और उसे बिना एक्यूप्रेशर के उपचार भी हम मैनेज कर सकते हैं। दूसरी बात, करस्पॉन्डेंस के साथ साथ दूसरा है इंटीग्रेटिव अप्रोच। इंटीग्रेटिव मतलब है समग्रता का सिद्धांत है। और कनेक्टिविटी, ये समग्रता जो है कनेक्टिविटी के बिना संभव नहीं। अगर हम ब्रह्मांड और पिंड की बात करते हैं तो कनेक्टिविटी की भी बात हमें सोचनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा। और कनेक्टिविटी क्या है कि ब्रह्मांड का पिंड से कैसे जुड़ा हो। ब्रह्मांड में आने वाले प्रत्येक परिवर्तन हमारे शरीर में कितना और किस सीमा तक प्रभावित करते हैं। और तीसरा महामंत्र है, वो है नेटवर्किंग। और इन तीनों को लेकर जो युक्ति है, वो हमारी युक्ति, जैसे परमात्मा के द्वारा युक्ति के माध्यम से पूरे संसार का मैनेजमेंट हो रहा है। और वो अव्यक्त शक्ति
पूरे व्यक्त ब्रह्मांड का नियंत्रण, नियंता और स्वयं उसका विधाता है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। क्योंकि ये बार बार प्रश्न मन में कौनता है कि हम जब छोटे से घर को, परिवार को और अपने वर्क प्लेस को जब मैनेज नहीं कर पाते, उनके सुख साधन के बारे में सोच नहीं चाहते और उसका मैनेजमेंट नहीं कर पाते, तो पूरे विश्व में कितने देश हैं, कितने लोग हैं, कितने भूभाग हैं, कितने प्रकार के जीव हैं, स्पीसीज हैं, और सबके सुख की, दुख के अभाव को सुख को के साधन प्रस्तुत उपस्थित करना, ये क्या संभव है और किसके द्वारा और क्यों और कैसे किया जा रहा है? ये अव्यक्त शक्ति भले ही अव्यक्त है, लेकिन जो कुछ हम लोग हैं उसी के प्रतिरूप, उसी की सर्जना के अधीन हम हैं। तो व्यक्त और अव्यक्त इसका समवाय है जो पूरे संसार का मैनेजमेंट कर रहे हैं, और वो एनर्जी मैनेजमेंट है। सिमिलरली हमारे शरीर का, इस भौतिक शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग का मैनेजमेंट ई मैनेजमेंट है। लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक मैनेजमेंट है, कोई कहता है इसका अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट है, लेकिन वास्तविकता ये है कि एनर्जी मैनेजमेंट है। हमारे शरीर, भौतिक शरीर से जब एनर्जी शरीर, बॉडी अलग हो जाती है, पृथक हो जाती है, तो ये निश्चेष्ट निस्तेज शरीर, इसे आत्मा रहित, चेतना रहित और गतात्मा कहते हैं, मृत आत्मा कहते हैं। मृत आत्मा यद्यपि सही शब्द नहीं है, लेकिन जिसमें से एनर्जी सिस्टम अलग हो जाए तो गतात्मा उससे है। इन तीन बातों को, और नेटवर्किंग, किस चीज की नेटवर्किंग, किससे ये सारे सुख साधन और सारी चीज का संयोजन और मैनेजमेंट हो रहा है, और ये मैनेजमेंट एनर्जी के द्वारा। जब पूरे विश्व का, ब्रह्मांड का जो है मैनेजमेंट एनर्जी के द्वारा हो रहा है, तो आप इस पे चिंतन कीजिए, अनुभव कीजिए, अनुभूति कीजिए, और आपने 25 वर्षों में इस एक्यूथेरेपी से निश्चित रूप से किया। आपने देखा है कि जब हमारा शरीर अस्वस्थ होता है या अस्वस्थ होने के संकेत पहले ही से मिलने लगते हैं, और अस्वस्थ होने पर भी, स्वस्थ होने पर हम एक्यूथेरेपी के माध्यम से उसे ठीक करने का प्रयास करते हैं, और ठीक भी होता है। मित्रों, ये ना तो भौतिक रूप से कोई मेडिसिन है, ना इस मेडिसिन को कहीं हम खरीद के और पैसे से इसको, तो मित्रों ये अद्भुत चीज है। जब हमने कोई मेडिसिन नहीं खरीदी और एनर्जी के द्वारा हमारे शरीर के विभिन्न भागों में आने वाले एनर्जी के इम्बैलेंस, जिसे हम बीमारी कहते हैं, बीमारी का कारण कहते हैं, उसका नियमन, उसका मैनेजमेंट एनर्जी के द्वारा है। यद्यपि उस भौतिक शरीर के विभिन्न भागों पर दबाव देकर या मेथी लगाकर या मैग्नेट लगाकर, निडल लगाकर, रंग लगाकर, और उस चेतना में के इम्बैलेंस को बैलेंस में परिवर्तन करना ही इस थेरेपी का कनेक्टिविटी, नेटवर्किंग है। और चेतना से शरीर का, इस अचेतन शरीर को चेतन शरीर में परिवर्तित करना ही इसका प्रमुख कार्य है। तो इन 3 सूत्रों के साथ आज आपने देखा होगा, पिछली बार हम लोगों ने सिर को, हेड को 10 भागों में विभाजित किया था, और वो भी जैसे कि एक अद्भुत खरबूजे या तरबूज के फल की तरह 10 पांचे करके उसकी नंबरिंग की थी 0 to 9 में। आज सेकंड भाग उस पूरे शरीर का जो कनेक्टर है, ट्रंक और हेड को जोड़ने वाला है, वो है हमारी
थ्रोट, नेक, और आगे से पीछे इसमें इसके भी उसी प्रकार से 10 भाग किए गए। मित्रों, एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि स्त्रियात्मक ज्ञान में यद्यपि सब कुछ अनंत पार है, अनंत स्वरूप है, लेकिन उसके बाद भी इसकी 10 और 3 त्रियात्मक स्वरूप से हम बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते, और अत्यंत सूक्ष्म अगर त्रियात्मक स्थिति है तो उसके बाद 10 और फिर अनंत तक हम अनंत रोगों का, अनंत विचारों का, अनंत बुराइयों को, और अनंत रोग हैं तो अनंत उपचार भी होंगे, लेकिन सभी प्रकार का उपचार 10 उत्पत्ति सिद्धांत या 10 तरीके से या त्रियात्मक स्थिति से हम कर सकते हैं। और 3 प्रमुख सिस्टम्स हमारे सिर में, हमारे हमारे शरीर की चेतना को मैनेज करने के लिए प्रमुख है। और वो 3 कौन से सिस्टम है? वो है सर्कुलेशन, डाइजेस्टिव और पावर सप्लाई, पावर मैनेजमेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे कहते हैं। और ये देखने के चिंतन की बात है, बार बार आप कहेंगे कि क्यों रिपीट कर रहे हैं, कि सर्कुलेशन जो है, जिस प्रकार से हमें जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन में भी प्रमुखता जो है फ्लूइड की होती है, और द्रव द्रव अंश होता है अधिकांश भाग। सॉलिड यानी हमारे भोजन के विभिन्न घटक में रोटी, दाल आदि होते हैं, और ये आहार जो है एक समग्र उपादान है। सर्कुलेशन जो हमारी चेतना को और सभी को न्यूट्रिशन और भोजन प्रदान करता है, और वो रक्त के माध्यम से, और वो रक्त 2 तरीके से, एक जन्म से पूर्व हमें उत्पत्ति के साथ एक निश्चित नियमक के साथ रक्त उपलब्ध होता है, और दूसरा हम प्रतिदिन भोजन ग्रहण करते हैं, विभिन्न प्रकार का भोजन करते हैं, और उससे प्राप्त होने वाला जितने भी धातुएं हैं, प्लाज्मा, रक्त, ब्लड, फ्लैश, एडिपोज टिश्यू, मसल्स, मस्कुलर सिस्टम, जिसमें बहुत सी चीजें हैं, बोन मैरो, अस्थि मज्जा, और अंत में शुक्र, ओवा और सीमेन। तो मित्रों, ये धातुएं जो है, जैसा कि आपने देखा कि 2 प्रकार से हमें प्राप्त होती हैं, एक जन्म के पूर्व और जन्म के साथ होती है, लेकिन उसे भी भोजन, नरिशमेंट और पूरे शरीर को दूसरे तरीके से जो धातुएं प्राप्त होती हैं वो आहार से होती है। इससे बार बार ये बात मैं कह रहा हूं कि आहार यदि नहीं होगा, उचित मात्रा में नहीं होगा, उचित प्रकार का नहीं होगा, तो सारे शरीर के ऑर्गन निस्तेज हो जाएंगे और धीरे धीरे चरण समय के पूर्व हो जाएगा। और तीसरा सिस्टम है पावर सप्लाई। तो मित्रों, हमारे सर्कुलेशन की हमारे लिए जो हमसे रक्त का पूरे जिम्मेदार में 3 सबसे बड़े, और पहले हृदय की सर्कुलेशन सिस्टम। सर क्या नेटवर्क इशू है लगता है, सर जल्दी ही जुड़ रहे हैं।
हाँ Am I audible? हाँ, yes sir, you are audible sir. हाँ, any problem? No, nothing. हाँ, nothing sir, now clear हाँ, sir. तो मित्रों, मैं जो बात कहना चाह रहा था वो बड़ी सिंपल सी है कि ये जो ट्रंक रीजन है उसके 3 भाग हैं। हम बाद में चर्चा करेंगे, बहुत ही इसके सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। पहला जो है चेस्ट के बाद एब्डोमेन और तीसरा पेल्विस है, और ये तीनों मिला के ट्रंक। तो इस प्रकार हेड और ट्रंक के बीच का जो मध्य भाग है, कनेक्टर है, जिसमें कनेक्टिविटी, हर चीज में कनेक्टिविटी ढूंढना है। अगर हम शरीर को एक सुख आयु के शरीर को अगर सिर को अलग कर दें और ट्रंक को अलग कर दें तो जीवन संभव नहीं है। तो इस मध्य भाग को जिसे हमने थ्रोट और नेक कहा है, और आज जो हम इस पीपीटी के पृष्ठ संख्या 93 और 94 पे इसके उपचार को, यानी ब्रेन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ट्रंक के लिए भी। किस प्रकार से ब्रेन के लिए इंपॉर्टेंट है? आप कहेंगे कि ब्रेन तो खुद ही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हमने बताया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरा सुपर कंप्यूटर है। शरीर के प्रत्येक भाग को पावर सप्लाई, चेतना, ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए सिर को गले के लिए क्या महत्व है? बिल्कुल है, यही बात मैं बताना चाहता हूं। दूसरा जो है ट्रंक में सामान्य मान्यता यही है कि हृदय और उसके ऑर्गन जो कि सर्कुलेशन सिस्टम बनाता है, और सर्कुलेशन सिस्टम पूरे शरीर को सर्कुलेट करके न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है, और पूरे शरीर को चैतन्य, प्रत्येक अंग को चैतन्य बनाता है, यहां तक कि ब्रेन को भी। तो इसलिए इस सर्कुलेशन सिस्टम वाले ट्रंक में जो सबसे महत्वपूर्ण 3 सिस्टम है, उसमें ये गला कहां से आ गया और ये नेक और थ्रोट कहां से आ गया? मित्रों, मैं यही बताना चाहता हूं कि आहार का डाइजेशन नहीं होगा तो रक्त आदि कोई भी धातु निर्मित नहीं होगी। तो रक्त, ये सर्कुलेशन सिस्टम किस चीज को सेपरेट करेगा, किस रूप में सर्कुलेट करेगा, और किस तरीके से फूड फॉर ऑल की सप्लाई होगी, रिजर्वेशन नहीं होगा, कैसे संभव नहीं है। तो इसलिए उसकी कनेक्टिविटी जो है, अगर गला ना हो और ये मुख द्वार ना हो, और उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण ट्यूब है जिसे हम फूड पाइप कहते हैं, जैसे एसोफेगस कहते हैं, और वो आहार नली जो है चेस्ट जुड़ी है, सीधे सीधे कहां से जुड़ी है? वो है एब्डोमेन से, स्टमक, और स्टमक सिस्टिक डक्ट के माध्यम से पैंक्रियास, ड्यूरम और गॉल ब्लैडर से जुड़ा हुआ है, यानी लीवर से, और पूरे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, निर्माण होता है, रक्त का निर्माण होता है। और ये कनेक्टिविटी हमारे शरीर में चेतना के अधिष्ठान, रक्त और धातु के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, जिसे डिस्ट्रीब्यूट करता है कौन? चेस्ट। किसकी अगुवाई में? हृदय की अगुवाई में, हार्ट और लंग्स की। अब देखिए, मुख के ऊपर नॉस्ट्रल्स है, उसकी कनेक्टिविटी कैसे? उसकी कनेक्टिविटी ब्रह्मांड से है, उसके माध्यम हृदय में, और हृदय के माध्यम। सर, इसमें आवाज और ऑडियो वीडियो दोनों डिस्टर्ब हो रहा है सर, आवाज नहीं आ रही है।
सर दूसरे फोन से जल्दी ही जुड़ रहे हैं, नेटवर्क इशू है। हेलो, हाँ सर। सॉरी फॉर बीइंग डिस्कनेक्टेड। यस सर, अभी ठीक है सर। जी हाँ, तो मैं जो बात कह रहा था कि रक्त के निर्माण में जो है एब्डोमेन के ऑर्गन्स का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, और चेस्ट के ऑर्गन का इसको डिस्ट्रीब्यूट और सर्कुलेट करने के लिए नॉस्ट्रिल का, जो कि ब्रह्मांड से ऑक्सीजन लेके और रक्त में प्रतिस्थापित करके हार्ट के द्वारा आर्टरीज और वेन्स के माध्यम से सर्कुलेट करता है और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो दो बड़े मुख द्वार हैं, मुख और नासिका। दोनों हमारे शरीर के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं सभी जानते हैं। एक श्वास का लेना और छोड़ना, ये लंग्स के माध्यम से, और श्वास का लेने का मतलब ऑक्सीजन लेना और गंदी वायु, दूषित वायु और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये नासिका यानी दो नॉस्ट्रिल के माध्यम से फेफड़े और रक्त के संवाहक हृदय के माध्यम से ये प्रक्रिया होती है। तो मित्रों, आप जानते हैं कि ये प्राणायाम और सांस लेने की और छोड़ने की प्रक्रिया हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसमें किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है, बस आपको ध्यानस्थ होकर निश्चित रूप से आपको मनोयोग से ये कार्य करना होगा। और एक्यूप्रेशर, आपको ये बात जाननी होगी कि जिस प्रकार से दो द्वार, दो ट्यूब्स, एक विंड पाइप नाक से नॉस्ट्रिल से जुड़कर, विंड पाइप जो है लंग से जुड़ी हुई है, और वो इसी प्रकार की दो पाइप नीचे भी, एक एनएस से जुड़ी हुई है और एक यूरिन होल से जुड़ी हुई है, और दोनों का उसी प्रकार से पैरेलल है जिस प्रकार से गले के माध्यम से दो नलियां हैं, एक फूड पाइप और एक विंड पाइप। और नीचे में भी वही, एक मलद्वार के साथ जुड़ी हुई, जो कि डाइजेशन को परफेक्शन प्रोवाइड करने के लिए मल के रूप में स्टूल को बाहर करना, और दूसरा जो है एक रिजर्वायर है जिसे हम यूरिन के लिए, और उसमें से सफाई करके एक्सक्रीट करके यूरिन को बाहर करने का प्रयास का होता है, जिससे हमारा पूरा ब्लड संशोधित होता है, रिफाइंड होता है, उपयुक्त होता है और एनर्जी प्रोवाइडर होता है। तो पावर पेडंकल है ये, और इसके लिए ये दो पाइप अत्यंत महत्वपूर्ण है, दो ट्यूब हैं, और इनका उपचार, अगर इसमें अवरोध हुआ, स्टेसिस हुआ, तो अगर मलद्वार में होगा तो कॉन्स्टिपेशन, और लंबे समय तक है तो गंभीर बीमारी का संवाहक होगा, जनक होगा। और यदि यूरिन का निष्कास नहीं होगा, निर्माण की बात मैंने नहीं की, निर्माण का जो है मध्यम भाग, जिस प्रकार से हमारे लिए ये थ्रोट और नेक इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से ट्रंक का मध्यम भाग, जिसमें लीवर आदि ऑर्गन है, वो भी हमारे शरीर की साधना के लिए ट्रिनिटी का ट्राइपोडिक सिस्टम में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये चर्चा करने का अर्थ ये था कि जब हम गले के 10 भागों का उपचार करते हैं, तो शरीर के हेड से लेके डाइजेशन से लेके जहां भी, यदि इन दो पाइप में रुकावट है और उसके आसपास के जो सपोर्ट ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से ऑर्गन हैं, जिसमें ये सारे
गले के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड है, थायराइड और पैराथायराइड। और आप जानते हैं कि उसके अपर भाग में, साइड में टॉन्सिल्स हैं, और ये भी एक रक्षक हैं। और यदि ये प्रभावित होते हैं तो शरीर कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकता। हम हल्के से लेते हैं और हर चीज को काट कर निकलवा देते हैं, लेकिन परमात्मा ने कोई भी ऐसी निष्प्रयोज्य वस्तु नहीं दी है। जीवन पर्यंत उसे संभाल कर रखना, उसको मैनेज करना, और एनर्जी मैनेजमेंट ही स्रोत और मॉडलिटी हो सकती है। तो मित्रों, इस इंपॉर्टेंस को, इस ये महिमा मंडन नहीं है। अब इस इंपॉर्टेंस को ध्यान में रख के कि हम लंग्स का भी, हार्ट का भी, लीवर का भी, डाइजेशन सिस्टम का, पुलिस का भी, और ब्रेन और पावर सब, नर्वस सिस्टम का विचार। यदि गले में किसी प्रकार की खिचखिच है, गले में फूड पाइप में अवरोध है, कहीं ग्रोथ है, लीजन है, तो निश्चित रूप से कैंसर तो होगा जब होगा, लेकिन शरीर को असहज बनाने में ये फूड पाइप में कहीं से भी सूजन से लेके, इन्फ्लेमेशन से लेके, ग्रोथ से लेके, और इसी प्रकार से विंड पाइप में आउट होने लगेगी, खिचखिच होने लगेगी, और श्वास में लेने, छोड़ने और लेने की प्रक्रिया बाधित होगी, रक्त के निर्माण में, और शरीर के अंदर चेतना निश्चित रूप से, ऊर्जा अप्रभावित होगी, ऊर्जाहीन होगी, कमजोरी लगेगी, और कार्य के संपादन में कठिनाई होगी। तो अब आप देखें, प्रश्न नंबर, पेज नंबर 93 में आपने देखा कि ये इसके 10 डिविजन्स हैं। साइड में 2 हैं और सामने आमने आप देखेंगे 4-4 दिखते हैं। और ये 10 डिविजन्स जो है, किसी भी तरीके से हमारे कहीं भी आप इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, क्योंकि इंटीग्रेटिव आपने 20-25 वर्षों में ये हाईली स्किल्ड और एक ऐसी क्लास है जिसमें इंटीग्रेटिव सिस्टम है। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, क्या कोई भी चाइनीज मेरिडियन गले को छुए बिना पूरे शरीर में प्रसारित हो सकते हैं? वो एनर्जी पेडिकल्स हैं, कम्युनिकेशन है, और रोड मैप है पूरे शरीर का। शरीर का रोड मैप नहीं है, बल्कि शरीर की साधना का रोड मैप है, वेलबींग का है, स्वस्थ रखने का है, और बीमारी आने पे बीमारी दूर करने का मैप। तो देखिए, गॉल ब्लैडर की मेरिडियन साइड में, साइड से पास होती है, और रिब केज में इसी तरीके से और पैरों तक जाती है, सिर से लेके, लेकिन गला, थ्रोट और नेक को के बिना नहीं जाती। इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन हो, यूवी की मेरिडियन हो, और स्टमक की मेरिडियन बिना गला के, और सीवी और डीयू मेरिडियन भी। तो मित्रों, ये सारी यांग मेरिडियन और सारी की सारी यांग मेरिडियन। तो हम जितनी भी हमारी एक्टिविटीज हैं, यांग एक्सटर्नल वर्ड है। देखिए, यांग और इनमें आप चाइनीज के 8 उन महत्वपूर्ण सिद्धांतों की तरफ चर्चा करें। देखें, इन यांग, इंटरनल और एक्सटर्नल, और एक्सेस और डिफिशिएंसी, हॉट एंड कोल्ड, ये 8 हैं मित्रों। तो ये 8 में से इन यांग और इंटरनल एक्सटर्नल ये लगभग एक जैसे हैं, और सारे के सारे प्रिंसिपल सापेक्ष, डायनेमिक है और परिवर्तनशील है। तो इन यांग और इंटरनल एक्सटर्नल, अगर हम इन यांग जो कहते हैं कि सारी यांग मेरिडियन गले से होकर गुजरती हैं, और हार्ट और लंग्स की और किडनी की, स्प्लीन की, ये सारी की सारी मेरिडियंस जो है, जितनी भी इन मेरिडियंस हैं, पेरिकार्डियम सहित, ये जो है गले को होकर नहीं गुजरती हैं, बल्कि
गले के नीचे ही आसपास जो है आजू बाजू। इसका आशय क्या है कि हमारी जितनी भी इन एक्टिविटी हैं और जिसके लिए जिम्मेदार यांग मेरिडियंस हैं, वो सब के सब गले को सबसे अधिक प्रभावित करती है। अगर गले की बीमारी को भी हमने इंटरनल होने दिया, इन होने दिया, तो सांस की नली जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं, विंड पाइप कहते हैं, प्रतिदिन हमें उसकी सर्विसिंग करना बहुत जरूरी है। वो सर्विसिंग हमारी ब्रीदिंग से होती है, प्राणायाम से होती है। उसे हम अगर हम उसे थ्रोट का कस कहाँ पे है, तो वहां पर सिर्फ अगर रिंग भी चलाते हैं तो भी हमारा काम चलेगा। और रिंग के माध्यम से जहां जहां थ्रोट का करस्पॉन्डेंस है, तो पहला सूत्र जो है करस्पॉन्डेंस। तो लंग्स का, विंड पाइप का, अगर हमने उसकी यांग एक्टिविटी को, मैं आपसे पूछता हूं और आपके साथ शेयर भी करना चाहता हूं कि यदि हम सांस लेने की प्रक्रिया को, जो यांग है, प्रतिपल जो है, हमें उसकी आवश्यकता होती है और उसकी संपूर्ण क्रियाएं जो है वो इनसे जुड़ी, तो हम यांग का मतलब एक्सट्रोवर्ट से यदि हम नहीं जोड़ते हैं और ऑक्सीजन नहीं प्राप्त करते हैं, हमारा जीवन असाध्य। तो जीवन कितना के लिए जब तक वो सच ये जोड़े रहने के लिए कनेक्टिविटी, तो हम नॉस्ट्रिल का और गले के डेली प्राणायाम के सेंटर और किसी भी ट्रेनर यहाँ पे। सर अभी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, सर कनेक्ट हो रहे हैं दूसरे फोन से। हेलो, हाँ सर। कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो गई। हाँ हाँ सर। सॉरी, अब आ रही है? अभी सर इंटरप्टेड वॉइस आ रही है और ऑडियो वीडियो दोनों सर इंटरप्टेड है। अब ठीक है? हाँ अभी ठीक है सर। हेलो, हाँ अभी ठीक है सर। हाँ, अभी तो आवाज मैं जो हाँ, तो मैं बात जो कह रहा था कि ये कनेक्टिविटी के माध्यम से और एनर्जी का प्रतिदिन नेटवर्क के लिए हमें इन द्वारों का, निकास द्वारों का भी ध्यान करना ही पड़ेगा। और ये ध्यान जो है किस प्रकार से, हेलो, हाँ सर। दूसरे से लीव कर लेते हैं। हाँ हाँ सर। हाँ, तो ऐसी दशा में अगर हम जीरो वर्टिकल है, जोन 0 नंबर देखिए, तो हमारी कनेक्टिविटी नोज और
आहार यानी के द्वार और आहार नोज और फूड पाइप यानी विंड पाइप और उससे जुड़ जाएगा और ये कनेक्टिविटी है। और 0 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके पश्चात जो है साइड में जो 1 और 2 है, अगर इस एरिया में कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो नीचे 0 के साथ साथ 1 और 2 में है, तो निश्चित रूप से फीमेल के गायनिक डिसऑर्डर्स में थायराइड का बहुत इंपॉर्टेंस, और ब्रेस्ट रीजन में लैक्टेशन से लेके एडिशन से लेके इन्फ्लेमेशन दूसरा घटक है, और तीसरा घटक पेल्विस में ओवरी और यूट्रस के दोनों पेडिंकल्स जो हैं वो प्रभावित होते हैं। यानी अर्ली एज में ही मेंसेस का डिसऑर्डर हो, थायराइड हो और चेस्ट और तमाम तरीके की प्रॉब्लम हो, वीकनेस हो, इन ट्रिनिटी का इलाज जो है 0 और 1 और 2। लेफ्ट रिंग फिंगर, क्योंकि ये जोन नंबर 6 है और लेफ्ट रिंग फिंगर के डिफरेंट सेगमेंट्स में। और एक बात और बताना चाहूंगा कि हमारा गला ही ऐसा है जो कि ट्रंक है और अंदर जो है काम कर सर क्या नेटवर्क इश्यू कंटिन्यूड है? सर रिकनेक्ट हो रहे हैं। हाँ ओके। हाँ सर। हेलो, हाँ जब हाँ तक सर। दूसरे, हाँ ठीक है। जी। तो आप देखें कि पहला जो है यानी हमारी लिम्फ ग्लैंड्स जो है वो सबसे ज्यादा प्रेडोमिनेंटली गले में होती है। तो इसलिए अगर हम ये कहें डिजेनरेटिव डिजीज जो है, अगर ट्यूबरकुलोसिस से लेके कैंसर के लिए अगर हम गले का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो हम अर्ली डायग्नोसिस ये है कि गले में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, आवाज का रुकावट, पानी के निकलने में, खाने के निकलने में, बोलने में किसी भी प्रकार का है, या सूजन आती है या कहीं गले में दर्द होता है, और इन सब चीजों को नोटिस करना चाहिए, संज्ञान में लेना चाहिए। और इलाज, लिम्फ नोड का मतलब है कि हम अपने सुरक्षा, बॉडी को सबसे पहले सुरक्षा देने के लिए, आप देखिए सेगमेंट नंबर 4 और 5 जहां पे गले के साइड वर्ड है, और महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर गले के में जाने वाली, गले के माध्यम से जाने वाली वो एनर्जी लाइंस जो हैं वो कनेक्ट करती हैं किडनी को, और किडनी के साथ साथ बाकी जितने भी हमारे एक्सट्रीमिटीज हैं और पैर के जितने जॉइंट्स हैं, हिप जॉइंट है और नी जॉइंट है और एंकल जॉइंट है, और यूरिनरी तो के साथ साथ हमारे गोनेड्स को और हमारे एक्सक्रीशन के लिए भी ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है वो यूरिनरी ब्लैडर को। इसलिए मित्रों 4, 5 और 3, 6 ये सामान्य रूप से इनके RLVM में 4, 5 सेडेट, 3, 6 टोन, 0 टोन, 9 सेडेट, ये बहुत बड़ा प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट है। और यहाँ एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि आज हमारे न्यूरो सिस्टम का जो फूड का सबसे, न्यूरो के फूड का और नर्वस सिस्टम की जितने भी जोड़ों के दर्द हैं और कमर का दर्द है,
इन सबकी, इनका खुराक ब्लड के साथ साथ उसके अंदर नर्व फाइबर का भोजन कैसा होगा? बहुत बड़ा नहीं होगा, स्थूल नहीं होगा, वो सूक्ष्म, बल्कि सूक्ष्म, और उसकी क्वांटिटी बहुत सूक्ष्म, लेकिन पोटेंशियल बहुत हाई होगा। तो विटामिन D3 आप देखते हैं, आपने देखा होगा कि जिन केसेस में कमर की बीमारी, चाहे स्लिप डिस्क हो, चाहे ज्वाइंट की हो, जब ठीक नहीं होती है, तो एक पाउच जिसमें 60,000 पोटेंशियल का दिया जाता है, इतना ताकतवर होता है। यानी पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट ही, कंपोनेंट ब्लड का जो है, न्यूट्रिशन के रूप में विटामिन डी के कंट्रीब्यूशन, मतलब उसकी क्वांटिटी जो है बहुत थोड़ी है, लेकिन पावर उसकी बहुत ज्यादा है, उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा है, पावर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। इसलिए जब भी भोजन में, हमारे रेगुलर और नेचुरल भोजन के फूड में एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता है डाइजेस्टिव सिस्टम विटामिन डी, या हम सूर्य की रोशनी ग्रहण नहीं करते हैं, और उस तपिश के बिना शरीर के जोड़ जोड़ दुखने लगते हैं, और उसका इलाज मैं ये कहूंगा कि किसी भी तरीके से संभव नहीं है, मैनेजेबल नहीं है। तो उसके लिए भी ये ट्रीटमेंट, यानी लेफ्ट थंब में और राइट थंब में, विशेष रूप से लेफ्ट थंब में 4-5 और 3-6 RLVM में 4-5 सीडेट 3-6 टोन, यदि ये हम ट्रीटमेंट करते हैं तो आम के आम गुठली। ये कान को भी, किडनी को भी, क्योंकि उधर से ये पूरा सेगमेंट जाता है, टॉन्सिल को भी, लिवर को भी, डाइजेशन को भी इंप्रूव करेगा, क्योंकि विटामिन डी की डिफिशियंसी से न केवल जॉइंट पेन होता है, अर्थराइटिस होता है, बल्कि डाइजेशन भी, कॉन्स्टिपेशन भी। अगर हम ये कहेंगे कॉन्स्टिपेशन के लिए हम कोई चीज लेते रहें और विटामिन डी की डिफिशियंसी परसिस्ट करती रहे, तो अंदर ही अंदर निश्चित रूप से कुछ न कुछ कुल खिलेगा। तो मित्रों, अब ग्वाइटर जो होता है, आप देखते होंगे कि सामान्य गले की आकृति कुछ घेंगा टाइप की बाहर निकली हुई होती है, और कोई भी चीज केवल दिखने के कारण नहीं, एक्सटर्नल होने के कारण ठीक है, लेकिन वो रिएक्टिव अगर इंटरनली हो गया हार्मोन से, तो वो डिजेनरेटिव डिजीज को जन्म देता है। ऐसी दशा में ग्वाइटर का ट्रीटमेंट 01 और 02, नॉट ओनली ग्वाइटर बल्कि गायनिक डिसऑर्डर्स का, फीमेल के डिसऑर्डर्स का, ये महत्वपूर्ण है। और केवल इसमें 4-5 सीडेट 3-6 टोन, आप जानते हैं कि वात पित्त कफ तीन क्या चीज है, ये दोष है या पावर सप्लाई पेडिंकल्स है। पावर, आपके पूरे पावर सप्लाइंग फोर्सेस है। जब ये हमें एनर्जी को इम्बेलेंस करते हैं और वो पावर जो है विशिएटेड हो जाती है वात पित्त कफ की, तो वो दोष कहलाते हैं। और ये बहुत बड़ा विजन है वात पित्त कफ का, ये फंक्शनल है या स्ट्रक्चर है, ये आप इसको क्या कहेंगे, इसके लिए बहुत लंबी चर्चा की आवश्यकता है। लेकिन आज जो है कफ को कंट्रोल करने वाला पित्त है, और पित्त ही हमारा परिवर्तन का, यानी अगर साइज हो गई तो उसे घटाना, परिवर्तन करना, छोटी हो गई तो बड़ा होगा। आप कहेंगे दोनों चीज का ट्रीटमेंट 4-5 सीडेट 3-6 टोन, क्यों? क्योंकि ये एक्सेस और डिफिशियंसी दोनों, वात और पित्त और कफ, कफ को नियंत्रित करने वाला पित्त है, और इसी प्रकार से वैसे वर्षा है। और खास तौर से वात से ज्यादा पित्त, आप देखेंगे चाहे वो ब्लड के सर्कुलेशन में रुकावट हो, चाहे आर्टरीज में रुकावट हो, 4-5 सीडेट 3-6, पूरी की पूरी धन्वंतरी में जहां भी आर्टरीज में रुकावट है, सारा का सारा 4-5, या ग्रोथ है, फाइब्रॉइड है, या गले में ग्रोथ है, घेंगा है, साइज बढ़ गई, आवाज, और वो सेकेंडरी है, तो फंक्शन और स्ट्रक्चर दोनों को कंट्रोल करता है। लाइपोमा इन सेगमेंट नंबर 1 उदाहरण बताए कि गले के लेफ्ट साइड में आप छोटे छोटे जो है ग्रोथ लाइपोमा करके हैं, और वो देखने में भद्दे लगते हैं, हालांकि नॉन रिएक्टिव होते हैं, उनसे कोई ऐसी तकलीफ नहीं होती, लेकिन
जो चीज ग्रोथ है और एक्स्ट्रा है, उसे फालतू में चीज निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं तकलीफ देगी। तो इस लाइपोमा का ट्रीटमेंट 6 वर्टिकल या स्पाइरल में 4-5 सेडेड, 3-6 टोन, 0-9 सेडेड। ब्रूज का मतलब सूजन। और ये उसके बाद जो है 7th जोन में आप देखें, उसके लिए ट्रीटमेंट आशय ये है कि बीमारियों के नाम अलग अलग हो सकते हैं, जगह लोकेशन अलग अलग हो सकती है, सामान्य रूप से उन कारणों को, और ब्रूज हो या स्टैग्नेशन हो या स्टेसिस हो या ग्रोथ हो, सब में तीन ही चीज तो है। 10 ही पॉइंट है। 0-9 इन्फेक्शन के लिए लिया, बचे 8, उसमें 4-5 वात पित्त कफ, 4-5 और 3-6 4 पॉइंट के माध्यम से ट्रीटमेंट बहुत ही पोटेंट ट्रीटमेंट है। जोन नंबर 9 यानी बैक ऑफ द नेक। बैक ऑफ द नेक में फिंगर का 9th वर्टिकल या स्पाइरल में, और यदि सीवियर पेन है और अनकंट्रोलेबल है, क्योंकि वहां पर जैसे आगे और साइड में लिम्फेटिक टिश्यू प्रीडोमिनेंट होता है, उसी तरह पीछे के भाग में न्यूरो टिश्यू। तो जितनी बीमारी है न्यूरोजेनिक, वो दर्द होगा तो बहुत ही भयानक होगा, उलझन होगी तो एंजाइटी होगी तो बहुत भयानक होगी, और उसका ट्रीटमेंट भी आसान है, सरल है, और ये बीमारियां टेम्परेरी होती हैं, यंग लेवल की होती हैं, लेकिन कंट्रोल यदि नहीं किया, इन हो गया तो मुसीबत खड़ी कर देती है। तो मित्रों, ये 9th रीजन का एक उदाहरण के लिए है, और सर्जिकल स्ट्राइक के इसमें ऑल दी 10 पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन है। 2-4-5 सेडेड, 2-4-5-7-9 सेडेड, 0-1-3-6-8 टोन, ये मिला के। और इसी प्रकार से अब देखिए, इन्फेक्टिव ब्लड में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ और वो एक लोकलाइज्ड एरिया में वहां पर तकलीफ दे रही, उसमें ईचिंग है, बर्निंग है, और एक छोटे छोटे चकत्ते टाइप के दिखते हैं, अच्छे भी नहीं लगते और तकलीफ भी देते हैं। ऐसे उसमें एक उदाहरण के लिए 3rd जोन में यानी लेफ्ट साइड में फ्रंट से आगे बढ़कर 3rd जोन में 2-3 सेडेड, 1-4-2। अब आइए जोन नंबर 6 के laryngitis and inflammation of voice box from overuse, irritation और infection। ये लेफ्ट रिंग फिंगर के 0 में, क्योंकि laryngitis जो है ये विंड पाइप यानी वॉइस बॉक्स, जो कि सीधा कनेक्शन जो है हमारे फेफड़े से है, आवाज से है, और इसके ओवर यूज से आप ये देख सकते हैं कि इस आवाज का, इस वॉइस बॉक्स का मैं पिछले 25 सालों से कितना ओवर यूज कर रहा हूं, लेकिन वी हैव टू मैनेज। और ये लैरिंजाइटिस जो है, इसका ट्रीटमेंट, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, 3-4 सेडेड, 5-6 टोन, 0-9 सेडेड। इसी तरीके से फेरिंग्स जो दूसरा विंड पाइप और फूड पाइप के पास प्रोटेक्टर और कैप्स हैं, अगर वो कैप ढीली हो जाए, लूज हो जाए, या किसी भी तरीके से डिफेक्टिव हो जाए, तो निश्चित रूप से छोटे छोटे आप एक बॉटल में कैप लगा के ढक्कन बंद करते हैं। यदि वो ढीला रह गया, उसमें से लिक्विड या दवाई लीक कर गई, इसका मतलब एनर्जी लीक कर गई। और यदि उसमें कहीं छेद हो गया तो भी लीकेज है, खुल के हो गया तो टोटल बह गया। इसी तरीके से ये लैरिंग्स और फेरिंग्स, ये 2 डिफरेंट ट्यूब्स को के प्रोटेक्टर हैं और कवरिंग्स हैं। कवरिंग नहीं, ढक्कन टाइप के हम कह सकते हैं सामान्य रूप से, और इनका उपचार सूजन इनिशियल स्टेज में वहीं पे ट्रैप करना बहुत जरूरी है। और 3-4 सेडेड, 5-6 टोन। टॉन्सिल के लिए जो हमने बताया लेफ्ट और राइट, जैसे 4-5 और 3-6 RLVM से हो सकता है, और उससे महत्वपूर्ण प्रथम स्टेज की सूजन है। अगर लेफ्ट साइड का है तो लेफ्ट रिंग फिंगर के 3rd स्पाइरल में 3-4 सेडेड, 5-6 टोन, 0-9 सेडेड, और राइट साइड का है तो 4th स्पाइरल। लोग कहते हैं कि
बीमारी शुरू से ही अगर पकड़ जाए, और बच्चों में खासतौर से चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनको इम्यून सिस्टम कमजोर करने में या उसकी उपेक्षा करने में टॉन्सिल का बहुत बड़ा है। आपने उसकी उपेक्षा की या आपकी टॉन्सिल ने आपकी उपेक्षा की, वैसे वर्षे कुछ भी है, रिजल्ट क्या होगा? इम्यून सिस्टम। और आपने देखा होगा कि 2020 में दो चीजें बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट हुई, बड़ी चर्चा में आई, कोविड कोविड और इम्यून सिस्टम। और इम्यून सिस्टम यानी कोविड का इन्फेक्शन इतना फेटल और इतना चारों तरफ उसकी विभीषिका फैली थी, इसका मतलब हमारे टॉन्सिल वो हमारे प्रोटेक्टर हैं। और टॉन्सिल हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत बड़े, इम्यून सिस्टम का आरईएस के बहुत से पार्ट हैं जहां पे हो सकता है, लेकिन टॉन्सिल उनमें महत्वपूर्ण है। और इसका ट्रीटमेंट, इसीलिए जब क्रोनिक कंडीशन हो जाती है, अनमैनेजेबल होता है, तो अन्य ट्रीटमेंट के साथ इसके सर्जिकल स्ट्राइक के पॉइंट्स साथ में दिया जाना आवश्यक है। मित्रों, आज यहीं हम लोग समाप्त करते हैं और फिर हम आपसे उम्मीद करते हैं कि हर बार आप जो है इसमें जुड़ेंगे और आप अपने फीडबैक भी अपने ग्रुप में कि इन क्लासेस के माध्यम से आपको जो लाभ हो रहा है, जो आपके घर परिवार के सदस्यों को लाभ हो रहा है, उसके बारे में आपको। हेलो जी, हेलो, हाँ आवाज आ रही एम है आई सर। ऑडिबल? यस सर, यू आर ऑडिबल सर। हाँ, तो सभी से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि इस बुद्ध की क्लास को सदैव हम लोग शेयर करेंगे, और ये खेमका जी के सपने को कि हम ट्रीटमेंट में और जो भी रिसर्च हुआ है उसके माध्यम से प्रशिक्षण और आपस में शेयर करने के लिए ये बुद्धि की क्लास है। आपके जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको सूचना नहीं है आप उन्हें अवश्य सूचित करें, और धीरे धीरे हम लोग ऐसे विषयों को समझने और समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो डायग्नोसिस, रीजनल डायग्नोसिस के कुछ अंश ऐसे हैं जिन पर व्याख्या बहुत, इंटरप्रिटेशन और विवेचना काफी विस्तार में होनी चाहिए। इसलिए हम लोग बुद्ध के इस क्लासेस को आपस में इस ज्ञान के विनिमय के माध्यम से महत्वपूर्ण बना सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस आपके अद्भुत लेक्चर के लिए। निश्चित रूप से यह सभी थेरेपिस्ट के लिए उनकी जनरल प्रैक्टिस में काम आएगा। और यह क्लास निरंतर रूप से संस्थान के माध्यम से पहले चलती थी, अब फिर से प्रारंभ हुई है इस 9 वर्ष में, और आगे भी यह कंटिन्यूइंग एजुकेशन, एक्यूप्रेशर एजुकेशन के रूप में संस्थान के द्वारा, जैसा भी अग्रवाल सर कह रहे थे, वह आप तक पहुंचता रहेगा। प्रत्येक बुधवार को समय फिक्स है 6 से 7। अनिल जी, मैं और एक बात और जी स्पष्ट करना चाहता हूँ। पहले ये सीमित थी, केवल मुख्यालय के लोगों तक ही ऑफलाइन थी, और ये ग्लोबल हो सकती है। और इसमें और इसका प्रचार प्रसार भी प्रशिक्षण के माध्यम से ही संभव है, ज्ञान विनिमय के द्वारा ही संभव है। और जितनी बेसिक ट्रेनिंग होती है, आप सब अपने साथियों को, परिवार के लोगों को, समाज के लोगों को उसमें प्रेरित कीजिए, और आप इसे स्वतंत्र विकास और व्यवसाय का मार्ग चुने, तभी ये पूरे विश्व में सबसे सस्ती प्रभावशाली सिस्टम, जो कि किसी भी बड़े से बड़ी बीमारी का विकल्प हो सकता है। और ये एक महत्वपूर्ण आपका कंट्रीब्यूशन होगा समाज के प्रति, देश के प्रति, पूरे विश्व के प्रति और मानवता के। धन्यवाद, नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। तो और आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं कि ऑनलाइन कंसल्टिंग, ऑनलाइन ट्रीटमेंट प्रयागराज संस्थान के द्वारा रेगुलर मंडे से सैटरडे तक आदरणीय अग्रवाल सर स्वयं कंसल्ट करते हैं। जिनको भी गंभीर बीमारियों के लिए कंसल्ट करना हो वह अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। राजेश वर्मा जी यह डिपार्टमेंट देखते हैं, और आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हैं सब में यह मैसेज सर्कुलेट किया जाता है, उसमें पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है।
और 6 और 7 मार्च को पिछले जो 4 महीने से बेसिक ट्रेनिंग प्रत्येक महीने TCM आयुर्वेद पे आधारित 500 फी के साथ हो रही है। 6 और 7 मार्च को आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पे आधारित बेसिक ट्रेनिंग होगी आपके माध्यम से। ईच वन रीच वन जो संस्थान का मिशन है उसके माध्यम से लोगों को वह मैसेज पहुंचाएं और कनेक्ट करें। और दूसरा कि मार्च में 25 और 26 मार्च को प्रयागराज संस्थान का 26 वर्ष पूर्ण हो रहा है। तो वह एक विशेष स्थापना दिवस है जिसमें संस्थान के प्रेरणा स्रोत MP खेमका सर की मूर्ति का अनावरण छतनाग प्रयागराज में गंगा जी किनारे होने वाला है। यह ट्रेनिंग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से आयोजित होगी और इसकी सूचना भी 1-2 दिन में आप तक पहुंच जाएगी। आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और उसके साथ में जो स्थापना दिवस कार्यक्रम है वो तो होगा और रीजनल डायग्नोसिस लेवल 3 की क्लास भी साथ में आयोजित होगी। तो अगर आप पहुंच सकते हैं प्रयागराज अवश्य पहुंचें, नहीं तो ऑनलाइन वह आयोजन होगा ही। तो यह महत्वपूर्ण सूचना थी। आप सभी जुड़े, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। अगले बुधवार फिर मिलेंगे। इसकी रिकॉर्डिंग आपको कल मिल जाएगी।